अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटी, ओपन योर बियोलॉजी बुक। आपकी बुक का पेज नंबर है 154। हम पढ़ रहे थे सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में मैंने आपको बताया था कि दिस इज ऑफ टू टाइप्स, एक थी एनएरोबिक और एक थी एरोबिक। एनएरोबिक को हमने डिटेल से बेटे स्टडी कर लिया, उसमें हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ी और उसमें हमने क्या पढ़ा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है उसको हमने कंप्लीट किया। आज हमने सेकंड जो टाइप है, सेकंड मोड जो है रिस्पायरेशन का, डेट इज नोन एज एरोबिक रिस्पायरेशन, वो स्टार्ट करेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है बेटे, ठीक है। एनएरोबिक में हमने क्या कहा था, विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन एरोबिक में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिस्पायरेशन होगी। तो आज हम एरोबिक रिस्पायरेशन को डिटेल से बेटे स्टडी करेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन का जो प्रोसीजर है, जो पूरा फिनोमेना है, वो काफ़ी डिटेल्ड है, ठीक है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। Mechanism of aerobic respiration. The complete breakdown of glucose molecules occur only in aerobic respiration. During aerobic respiration, glucose is broken down to pyruvic acid, which is then completely oxidized to carbon dioxide and water, and all the energy stored in its carbon-hydrogen bond is released. Cellular respiration is continuous process, but for study purpose, we can divide it into four main stages. Glycolysis, number 2 pyruvic acid oxidation, number 3 Krebs cycle or citric acid cycle, number 4 electron transport chain, and chemiosmosis. Glycolysis occur in the cytosol and oxygen is not essential for this stage. The other three stages occur within the mitochondria where the presence of oxygen is essential. हमने क्या पढ़ा, छोटा सा एक टॉपिक पढ़ा, डेट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटे एरोबिक रिस्पायरेशन क्या चीज़ है। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जिसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होना ज़रूरी होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जिसमें जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटे, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा। और क्या होगा, आपके पास जब ग्लूकोज होता है, ये भी ऐसे स्टार्ट है, ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है। और पायरुविक एसिड से ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और साथ आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में स्टोर होती है, जो मतलब प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उस एनर्जी से फिर आगे सारी डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं बेटे वो सारी की सारी परफॉर्म होंगी। यहाँ पे ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेटे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। और जो जितनी कार्बन और हाइड्रोजन, हम क्या पढ़े हैं, ग्लूकोज से स्टार्ट हो रहा है ना प्रोसेस। ग्लूकोज में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो जितनी भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर जितनी भी एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। सेलुलर रिस्पायरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि कंटिन्यू है, ये एक चीज़ बन रही है, फिर दूसरा प्रोडक्ट दूसरे से तीसरा बनता है। लेकिन अपनी आसानी के लिए, अपनी उसको पढ़ने के लिए हमने क्या किया, हमने एरोबिक रिस्पायरेशन को 4 मेन स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। पहले स्टेज का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस है, दूसरे का नाम है पायरुविक एसिड, तीसरे का नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल या उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, और चौथे का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या कीमियोऑस्मोसिस उसको कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो बेटे साइटोसोल के अंदर होता है, और बाकी तीनों प्रोसेस जो हैं वो कहाँ होंगे, वो होते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हम अच्छी तरह डिटेल से पढ़ के आए हुए हैं। मैंने क्या कह दिया, हमने क्या किया, जो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन है इसको 4 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया है। जो पहला स्टेज है डेट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस बेटे, वो कहाँ होता है, वो साइटोसोल के अंदर होगा, ठीक है। और बाकी जो हैं तीनों के तीनों प्रोसेस वो कहाँ होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। अच्छा, जो फर्स्ट प्रोसेस है डेट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। विदाउट ऑक्सीजन भी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो बाकी 3 प्रोसेस हैं उनके लिए बेटे ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ऑक्सीजन वो तीनों प्रोसेस जो हैं अपने अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे और वो प्रोसेस आगे मूव नहीं करेगा। मैंने आपको क्या कह दिया, हमने कहा कि हमने एरोबिक रिस्पायरेशन को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जो पहला स्टेज है डेट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, वो आज हम स्टडी करेंगे। मेरे साथ साथ आप लोग इसको स्टडी करो।
ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, ये जो डायग्राम है ना बेटे, ये ओवरऑल डायग्राम है। इस डायग्राम को मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि ये क्या चीज़ है। सिंपली कुछ भी नहीं है, अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये साइटोसोल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक एरोबिक रिस्पायरेशन और एक कौन सा हो रहा है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस, आपको कल मैंने पढ़ाया था, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस। और आपके पास ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाकी 3 प्रोसेस होंगे, कौन कौन से, क्रेब्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, और पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। और जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो किसके अंदर है बेटे, वो साइटोसोल के अंदर होगा। हम लोग आज पहला स्टेज, पहला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 4 मेन स्टेप्स में डिवाइड किया है ना हमने एरोबिक रिस्पायरेशन को। तो जो पहला स्टेप है डेट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। आज मैं आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस पढ़ाऊंगी, आपने उन्हें गौर से इसको सुनना है, नहीं सुनोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अगर अटेंटिव होकर लेक्चर लोगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी तैयारी हो जाएगी। स्टेज 1 ग्लाइकोलिसिस। Glycolysis is the breakdown of glucose into 2 molecules of pyruvic acid. Glycolysis takes place in both types of respiration, that is anaerobic and aerobic. The breakdown of glucose takes place in series of steps, each catalyzed by a specific enzyme. All these enzymes are found dissolved in the cytosol. In addition to enzyme ATP and coenzyme NAD, nicotine, amide, adenine dinucleotide are also essential. Glycolysis involve following reactions. पहले क्या दिया आपको, आपने हेडिंग दे लो आप लोग, जैसे सपोज ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में आपने इसकी इंट्रोडक्शन लिखी है कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। तो बेटे ग्लाइकोलिसिस एक सिंपल प्रोसेस है जो कि ग्लूकोज से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ग्लूकोज से शुरू होगा, और क्या होगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वहां पे उसका ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और 2 नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, पायरुविक एसिड कहते हैं। हमने कल भी पढ़ा था जब हमने एनएरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ी थी। और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो बोथ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन में प्रोसेस होता है, एनएरोबिक में भी होता है और एरोबिक में भी होता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज की, जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे तो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ सेल्स जो हैं, स्टेप्स जो बेटे इसमें इन्वॉल्व हैं, और हर स्टेप को परफॉर्म पूरा अपना रिएक्शन शो करने के लिए एंजाइम भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे एंजाइम्स कहाँ होते हैं, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन साइटोसोल। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस भी साइटोसोल के अंदर हो रहा है, एंजाइम्स भी जो हैं वो भी साइटोसोल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 2 मेन और चीज़ें एंजाइम्स के अलावा, एक ATP और एक NAD, ठीक है। ये भी असेंशियल हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए। और ग्लाइकोलिसिस में जो मेन रिएक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस को आगे फर्दर हम लोग जो है बेटे 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है प्रेपरेटरी फेज, और एक कौन सी होती है, ऑक्सीडेटिव फेज। कौन सी, प्रेपरेटरी फेज, और दूसरी कौन सी है, ऑक्सीडेटिव। मैंने क्या पढ़ा दिया, पहले हमने क्या पढ़ लिया बेटे, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलो, समझो। पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, ग्लाइकोलिसिस। पहले मैंने क्या बता दिया उसके, अगर हम लोग ये कह लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के अगर आप पॉइंट लिख लो, पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लो इसको, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस की हेडिंग दो, आप लोग लिखना है ग्लाइकोलिसिस द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज into 2 molecule of pyruvic acid, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो है ये एरोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है, एनएरोबिक में भी होता है, ठीक है। और जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो सीरीज ऑफ स्टेप यहाँ पे होंगे, और हर स्टेप में एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। और ये तमाम के तमाम एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे, इन एडिशन टू एंजाइम ATP और NAD, ठीक है। ये भी असेंशियल हैं, यानी कि ज़रूरी हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, कि ग्लाइकोलिसिस के भी फेजेस हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम 2 मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं, 2 मेन फेजेस में। एक फेज का नाम है प्रेपरेटरी फेज और एक का नाम है ऑक्सीडेटिव फेज। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेपरेटरी फेज, ठीक है। इधर आपकी बुक के बिल्कुल स्टार्ट में दिया हुआ है प्रेपरेटरी फेज। इट इन्वॉल्व द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप।
यहाँ पे एनर्जी जो है वो यूज़ होगी, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, और ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं वो वन बाय वन यहाँ पे सारे के सारे मेंशन है। नंबर 1 क्या है, अ फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज, एज ए रिजल्ट ग्लूकोज चेंजेस इनटू ग्लूकोज 6-phosphate. Glucose 6-phosphate is converted into an isomer called fructose 6-phosphate. Another ATP molecule transfer a second phosphate group to fructose 6-phosphate, so it becomes fructose 1,6-biphosphate. Fructose 1,6-biphosphate is highly reactive and break into two molecules of 3-carbon intermediate glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate DAP. They are interconverted and result in 2 molecules of G3P. मैं आपको इसको अच्छी तरह डिटेल से पढ़ाती हूँ, आपकी बुक में ये बना भी हुआ है। हम क्या करेंगे, हम इसको 1 by 1 लेके चलेंगे और मैं आपको इसको बेटे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मैं पहले आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊँ। ड्रॉ करते हैं हम, ड्रॉ करके फिर मैं उसी से आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट बेटे। हम क्या पढ़े हैं, सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं ग्लाइकोलिसिस की। आप हेडिंग दोगे क्या, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हम यहाँ पे लिखते हैं, मेंशन करते हैं ग्लाइकोलिसिस GLYCOLSIS, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। किसमें, 2 में। एक आपका आएगा प्रेपरेटरी फेज PARATORY, ठीक है। और एक कौन सा होगा बेटे आपका, ऑक्सीडेटिव फेज, ऑक्सीडेटिव फेज। क्लियर। पहला फेज जो हम पढ़ेंगे डेट इज नोन एज प्रेपरेटरी फेज, PREPARATORY PHASE। पहला फेज जो है डेट इज नोन एज प्रेपरेटरी फेज। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि इस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो 1 by 1 हम पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। सबसे पहले आपके पास क्या होगा बेटे, इधर देखो गौर से। सबसे पहले आपके पास आएगा ग्लूकोज। यहाँ पे क्या आएगा, ग्लूकोज, GLUCOSE, ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक पहला मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा जिसका नाम होगा ग्लूकोज 6-phosphate, ठीक है। यहाँ पे इस प्रोसेस के दरमियान में क्या होगा कि ATP कन्वर्ट होगा किसमें, ADP में, ठीक है। क्लियर। फिर ग्लूकोज 6-phosphate जो है ये कन्वर्ट होगा एक नए मॉलिक्यूल में जिसका नाम क्या होगा, फ्रक्टोज 6-phosphate बेटे, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6-phosphate अगेन यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा और दोबारा ATP कन्वर्ट हो जाएगी ADP में, ठीक है। और फ्रक्टोज 6-phosphate एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रक्टोज 1,6-biphosphate, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन कन्वर्जन होगी और फ्रक्टोज 1,6-phosphate किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसरएल्डिहाइड 3-phosphate में, ठीक है। इसके बाद और साथ ये एक और मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट होगा जिसका नाम क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। फिर आगे इसको फर्दर हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा, ये जो मैंने स्क्रीन पे इस टाइम एक पूरी एक फ्लो शीट डायग्राम ड्रॉ की है, ये डायग्राम हमने की है प्रेपरेटरी फेज। मैंने आपको क्या बताया कि ग्लाइकोलिसिस को हम 2 मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक है
प्रेपरेटरी फेज और एक कौन सा है, ऑक्सीडेटिव फेज। पहले हम बात करते हैं बेटे प्रेपरेटरी फेज की। अब गौर से सुनो हो क्या रहा है यहाँ पे, प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व है। सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज है उसने ब्रेक डाउन होना है। क्या होना है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ने ब्रेक डाउन होना है। सबसे पहले क्या होना है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है एक ट्रांसफर होगा फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप कहाँ चला जाएगा, मैंने क्या कह दिया, अ फॉस्फेट ग्रुप। यहां से अ फॉस्फेट ग्रुप इज कन्वर्टेड, ठीक है, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा, कहां से आएगा, एटीपी से आएगा। एटीपी का मतलब क्या है, ट्राईफॉस्फेट है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब यहां से एक निकल जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में, यानी कि डाई रह जाएंगे ना। पहले ट्राई थे, एक निकल गया, पीछे क्या रह गया, डाई रह गया, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एटीपी में से ट्रांसफर होगा कहाँ, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया एटीपी में से, ये क्या हो गया, एडीपी में बन गया। वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ बेटे जाके ज्वाइन हुआ, ग्लूकोज के अंदर जाके ज्वाइन हो गया ग्लूकोज के साथ, और ये ग्लूकोज एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, हमने कह दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या कह दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कह दिया। क्लियर हो गया। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये एक नए आइसोमर में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, एक नए आइसोमर में कन्वर्ट होगा, जिसका नाम क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या नाम होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है तो एक और एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो आएगा। एटीपी दोबारा से अपना एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को देगा। किसको देगा, यानी कि पहले फर्स्ट एक दिया उसने फॉस्फेट ग्रुप, अब कहाँ आ गया, अब दूसरा फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अब उसने एक और फॉस्फेट ग्रुप अपना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को दिया, और ये एटीपी अगेन कन्वर्ट हो गया किसमें, एडीपी में। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो ये एक नए मॉलिक्यूल में, एक नए आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम हमने क्या रखा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, क्या रखा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट हो गए ना, यहां से भी तो एक आया है। अच्छा, अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट था बेटे, ये हाईली रिएक्टिव है। क्या है, हाईली रिएक्टिव है, और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, और ये 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, और दोनों मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन इंटरमीडिएट बनेंगे, 3-3 कार्बन की कंपाउंड बनेंगे। मैंने आपको कहा क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा और इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम हम रखेंगे ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, डेट इज नोन एज डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, जिसको हम लोग इसको हम लोग अपनी मतलब अगर अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको आप कैसे लिखोगे, G3P, और इसको अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, DAP। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको हम DAP लिखेंगे। और ये जो है इंटर कन्वर्टेड है, और रिजल्ट इन हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि 2 मॉलिक्यूल आ गए हमारे पास किसके, G3P के। ये क्या चीज़ होगी, दिस इज नोन एज प्रेपरेटरी फेज। ये हमारा क्या हो गया, हमने प्रिपरेटरी फेज अपना कंप्लीट कर लिया। क्लियर हो गया। अब दोबारा एक दफ़ा से रिपीट कर देती हूँ, बहुत आसान था। प्रेपरेटरी फेज कहाँ से शुरू हुआ बेटे, ग्लूकोज से शुरू हुआ। ऐसे फ्लो शीट डायग्राम बनाओ ना, और फिर ये मॉलिक्यूल्स के नेम याद कर लो, आपको जल्दी। ग्लूकोज था, यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा, एटीपी अपना एक फॉस्फेट रिलीज करेगा, और ये किस में हो जाएगा, एडीपी रह जाएगा, और यहाँ पे क्या ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा अब एक नए आइसोमर में, जिसका नाम क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है तो दोबारा से इस मॉलिक्यूल के अंदर एक फॉस्फेट अटैच होगा। कहाँ से आएगा वो फॉस्फेट, वो दोबारा एटीपी से आएगा। एटीपी अपना एक फॉस्फेट रिलीज करेगा जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ जाके मिल जाएगा, और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडीपी में। अब आपके पास जो नया मॉलिक्यूल बन गया वो कौन सा है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। मैंने क्या कहा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, और ये क्या यहाँ पे इसके अंदर जो है रिएक्शन होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 नए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक का नाम क्या है, ग्लेसर एल्डिहाइड
3 फॉस्फेट, दूसरे का नाम क्या है ड्राई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, ड्राई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, इसको हम G3P कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं DAP कहते हैं। और इन दोनों में 3 कार्बन कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा प्रेपरेटरी फेज कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट फेज की तरफ, डेट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फेज। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फेज होता है। और ये बल्कि ऑक्सीडेटिव फेज काफ़ी लंबा है, आज पढ़ाऊँ कि इसको कल पे कर लूँ, पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये जितने भी प्रोसेस हुआ ना पूरा का पूरा, इस पूरे प्रोसेस में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि इसको आगे लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज की तरफ, डेट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फेज। हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं ऑक्सीडेटिव फेज, OXIDATIVE, ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। जहां से हमारा प्रेपरेटिव फेज खत्म होगा वहीं से हमारा ऑक्सीडेटिव फेज जो है विच इज स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव फेज हमारा जो प्रेपरेटिव फेज है वो कहाँ से खत्म हुआ था, वो हमारा खत्म हुआ था ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यही ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे आएगा, ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ से ये स्टार्ट होगा। इसकी पहले मैं आपको रीडिंग करती हूँ, देन हम इसको जो है वो आगे चलते हैं फर्दर इसको लेके, ठीक है। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, हमने प्रेपरेटिव फेज कंप्लीट कर लिया। अब हम जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव फेज की तरफ। इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम G3P एंड पैकिंग ऑफ रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। Each G3P is oxidized into its acidic form. In this step, 2 hydrogen atoms containing 2 energy electrons are removed from G3P and transferred to NAD. At the same time, an inorganic phosphate is also added to G3P, result into molecule 1,3-biphosphoglyceric acid. The phosphate group is transferred from 1,3-biphosphoglyceric acid to ADP. So 1,3-biphosphoglyceric acid changes into 3-phosphoglyceric acid. The molecule of ATP is also formed in this step. 3-PGA is converted into 2-phosphoglyceric acid. 2-phosphoglyceric acid is dehydrated and converted into phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol phosphoric acid gives up its high energy phosphate to convert a second molecule to ADP to ATP. As a result, PEP is changed into pyruvic acid. ठीक है। अब हम इसको, मैं आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करूंगी, फिर इजी हो जाता है इसको समझना भी और समझाना भी। अच्छा, हमारा प्रोसेस जो प्रेपरेटरी हमने फेज पढ़ा था बेटे, वो 2 मॉलिक्यूल्स पे एंड हुआ था। एक हुआ था ग्लेसर एल्डिहाइड पे और एक इस पे हुआ था डाई हाइड्रो एसीटोन पे, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लेसर एल्डिहाइड यहाँ पे एंड पे आ गया था, एंड पे आपके पास आया था ना ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड पे आ गया था, वहीं से ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्लेसर एल्डिहाइड है, ठीक है, इसको ये नीचे जाएगा, आगे इसका रिएक्शन होगा, ठीक है, ये नीचे मूव किया। यहाँ पे क्या होगा बेटे, एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होगा। क्या होगा, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रोसेस भी होगा, इसको बस समझना, इतना मुश्किल नहीं है ये भी। 2NAD ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2NADH में, और साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन भी आ जाएंगे, ठीक है। और ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, 1,3-biphosphoglyceric एसिड में। क्लियर। अब ये जो 1,3-biphosphoglyceric एसिड है, यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे एक फॉस्फेट दोबारा अटैच होगा, और ADP जो है, जब इसमें एक फॉस्फेट मैं अटैच करूँगी और ऐड करूँगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, ठीक है। अब दोबारा जो 1,3-biphosphoglyceric एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा एक नए मॉलिक्यूल में जिसका नाम होगा 3-phosphoglyceric
ग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2-फॉस्फो, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ कैसे होता है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा, ठीक है, उसकी एलिमिनेशन होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम होगा फॉस्फो ENOL, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में अब क्या होगा, इस प्रोसेस में दोबारा एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से ADP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप और आके अटैच होगा और ADP किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। और फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। क्लियर, ये एक पूरी हमारी फ्लोशीट डायग्राम आ गई। अब इस डायग्राम को आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, आप लोग इसको गौर से समझो। हमने क्या पढ़ा, हम पढ़े हैं सेकंड फेज किसका, ग्लाइकोलिसिस का सेकंड फेज में आपको पढ़ा रही हूँ। सेकंड फेज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है किसमें से, पहले यानी कि जो आपका G3P है उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं वो सारे 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या होगा बेटे, जो G3P ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी ये इनटू इट्स एसिडिक फॉर्म, ठीक है। इस स्टेप में 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम G3P। ये देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं और ये ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ पे, NAD में। और सेम टाइम में क्या होगा, ये यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाएगा। इस पूरे स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है इसमें देखो कितना कुछ हुआ है, क्या हुआ है कि G3P यानी कि ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है टू इट्स एसिडिक फॉर्म। इस स्टेप में 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं जिसके ऊपर जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है बेटे वो रिमूव हो जाएंगे। इस मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन जो हैं वो रिमूव होंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, NAD में। इसी तरह एक फॉस्फेट ग्रुप जो है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये भी ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में आके अटैच होगा और ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यानी कि जो G3P है वो एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका क्या नाम होगा, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, जिसको हम लोग इजी अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1,3-BPGA, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गया, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि ये जो ATP है ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ADP में, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और उसके बाद 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक नए मॉलिक्यूल में जिसका नाम हम क्या रखेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और साथ ही आपके पास कन्वर्जन भी होगी और ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये अगेन कन्वर्ट हुआ एक नए मॉलिक्यूल में जिसका हमने क्या नाम रखा, 2PGA यानी कि 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 3PGA, ठीक है। और ये क्या था, ये 2 है तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, 2PGA, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अच्छा, जब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी यानी कि डिहाइड्रेटेड हुआ। डिहाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है कि वाटर का रिमूवल होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। देखो मैंने बेटे ये साइन भी बनाया, इसका मतलब है कि वाटर यहाँ से निकल गया है। वाटर निकल गया इसका मतलब है यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है वो कौन सा हुआ है, डिहाइड्रेशन हुई है, डिहाइड्रेटेड हो गया ये मॉलिक्यूल और वाटर निकल गया। और वाटर निकलने के साथ ये क्या हुआ, जब इसमें से वाटर निकल गया तो एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। उसका नाम हमने क्या रख दिया, नए कंपाउंड का, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। क्या नाम रखा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, जिसको हम लोग कैसे राइट करते हैं, PEP,
किससे? PEP से। PEP जो है वो हाई एनर्जी फॉस्फेट इसमें जो है आके दोबारा अटैच होंगे। ADP में P अटैच होगा, एक दोबारा फॉस्फेट अटैच होगा और ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। और एज ए रिजल्ट जब ये ATP बन गया तो जो आपके पास PEP था यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। ये किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया? हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा बेटे? हमने आज के टॉपिक में पढ़ा प्रोसेस। हमने कहा कि एरोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग 4 मेन प्रोसेसेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो चारों प्रोसेसेस के मैंने आप लोगों को नाम बताए। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहला प्रोसेस दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का हमने क्या पढ़ा था कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। और ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो एरोबिक में भी होती है, एनाएरोबिक में भी होती है। ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल के अंदर होगा और ग्लाइकोलिसिस के अंदर बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो ऑलरेडी इन द साइटोसोल प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा एंजाइम्स के साथ साथ यहाँ पे ATP और NAD यानी कि को एंजाइम्स भी और ATP भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ग्लाइकोलिसिस को फर्दर हम 2 मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं, एक है ऑक्सीडेटिव फेज और एक है प्रेपरेटरी फेज। पहले आता है प्रेपरेटरी फेज। उसमें क्या है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और साथ डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट में, ठीक है। यहाँ पे ये फेज खत्म हो जाएगा। इस फेज खत्म होने के बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है दैट इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव फेज। जहां से वो फेज खत्म हो रहा है G3P से ही, उधर से ही ये फेज स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या होता है बेटे? यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ से हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। एक फॉस्फेट यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये ग्लाइसर एल्डिहाइड जो G3P है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा विच इज नोन एज, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? G3P, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसकी एब्रीविएशन ही मैंने लिख दी। यहाँ पे क्या होगा? ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में और इस कन्वर्जन के साथ ही ये किसमें कन्वर्ट हो गया? मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA किसमें कन्वर्ट हो गया? एक नए मॉलिक्यूल में जिसका नाम हमने क्या रख दिया? 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2PGA। यहाँ पे एक और प्रोसेस आएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन। मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा तो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा दैट इज नोन एज फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, जिसे हम कैसे लिखते हैं? PEP की फॉर्म में। और यहाँ पे ATP में एक फॉस्फेट आयन अटैच हो जाएगा, ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में, और साथ ही ये मॉलिक्यूल दैट इज PEP ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू पायरुविक एसिड। और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट स्टेप दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस बेटे वो कंप्लीट हो जाता है। आपने इस प्रोसेस को अच्छी तरह से लर्न करना है। सबसे ये बहुत आसान है, इस तरह फ्लोशीट डायग्राम बनाओ, इनके मॉलिक्यूल्स के पहले नाम याद कर लो, इस चीज़ को याद करो। जब आप इस चीज़ को याद करोगे ना तो इसी को अपने रिटन फॉर्म में बस पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेना है। वो तो रिटन फॉर्म में तो सब आप लिख ही लोगे ना, जब आपको ये सारी डायग्राम आएगी, फ्लोशीट डायग्राम आ जाएगी ना, तो फिर आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में तो आप लिख ही सकते हैं। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसको आज ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।